दोस्तों, एक कस्टम पीसी बिल्ड करने में कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें अपनी मर्ज़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं, हमारी अपनी चॉइस के हिसाब से उसकी थीम मिल जाती है पीसी की, जैसी भी हम थीम चाह रहे हैं, यहाँ पे कैसे भी हम कलर चाह रहे हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स के या वायर्स के, और हम अपनी मर्जी के हिसाब से बेस्ट पार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं कस्टम पीसी बिल्ड करने में। लेकिन दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कस्टम पीसी बिल्ड करने के अंदर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 6 कॉमन मिस्टेक्स कवर करूंगा जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कस्टम पीसी बिल्ड करने के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बॉटल नेकिंग, यानी कि ऐसे पार्ट्स को चूज़ कर लेना जिनमें कंपैटिबिलिटी इशू रहे, जो कि एक दूसरे से कंपैटिबल ना रहे और आपको बॉटल नेकिंग देखने को मिले। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि हाई एंड प्रोसेसर ले लिया, एग्जांपल के तौर पे किसी ने कोर i9 प्रोसेसर लेके लगा लिया और उसके साथ में एक GTX 1660 सुपर जैसा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जो आपका कोर i9 प्रोसेसर है वो जो है आपके GTX 1660 सुपर जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ में बॉटल नेकिंग करेगा, क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड पावरफुल तो है लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि इंटेल कोर i9 की परफॉर्मेंस को मैच कर पाए या इन अकॉर्डिंग उसके साथ तालमेल बना करके पूरी तरीके से i9 को भी अपनी परफॉर्मेंस निकालने दे और अपनी परफॉर्मेंस भी पूरी दे पाए साथ में। तो यहाँ पे GTX 1660 जो सुपर है वो तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन कोर i9 जो है वो GTX 1660 के साथ बॉटल नेक होगा और उसकी पूरी परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर या और भी कोई ऐसा टास्क हो जहाँ पे प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का दोनों को ही मिला के हैवी यूज हो रहा हो, वहाँ पे i9 अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा पूरी। तो ये वाली मिस्टेक जो है बहुत सारे लोग करते हैं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हैवी ले लिया या प्रोसेसर लो ले लिया या फिर ग्राफिक्स कार्ड हैवी ले लिया या फिर ग्राफिक्स कार्ड जो है वो थोड़ा लो ले लिया और प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लगा लिया। और ये बॉटल नेकिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा रैम में भी होती है, मतलब रैम की तो इतनी ज़्यादा नहीं कही जाती, बॉटल नेकिंग जो होती है मोस्टली प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड की रहती है, लेकिन रैम भी कई बार लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने एक ऐसा प्रोसेसर लगाया जो कि मान लिए 3600 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को सपोर्ट करता है आराम से। अब वो जो है उसके साथ में रैम उसने लगाई 2666 मेगाहर्ट्ज की, तो रैम जो है आराम से वर्क करेगी 2666 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, लेकिन वो जो प्रोसेसर है उसकी फुल परफॉर्मेंस पूरे निचोड़ तभी मिल पाएगा जब उसके साथ में आप उसकी मैक्सिमम सपोर्टेड रैम यानी कि 3600 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को आप यूज करेंगे। दोस्तों, रैम वाली जो होती है प्रॉब्लम, उससे इतनी ज़्यादा बॉटल नेकिंग तो नहीं होती है, हल्की फुल्की सी रहती है, लेकिन जो मेन बॉटल नेकिंग रहती है वो रहती है आपके प्रोसेसर और आपके ग्राफिक्स कार्ड की इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें जब भी अपना पीसी बिल्ड करें, खासतौर पर अपना जब प्रोसेसर और आप ग्राफिक्स कार्ड चूज कर रहे हो आप, कि वो दोनों जो है आपस में बॉटल नेकिंग तो नहीं होंगे, वो दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं है। अब ये कैसे जाने आप, ये भाई आपको कौन बताएगा? तो इनके लिए जो है कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक पीसी पार्ट पिकर और लाइनक्स टेक टिप्स के फॉरम्स भी हैं, तो उनके जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उनके अंदर आपको पूरा एक फॉर्म सा मिल जाएगा, तो उसमें आपको लिखा होगा प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड और जो भी आप चीज़ यूज़ करने वाले हैं उनका वहाँ पे सबके ऑप्शन मिल जाएंगे। उनका मॉडल नंबर डालिए वहाँ पे, तो वेबसाइट आपको पूरा शो कर देगी कि जो मॉडल भी आपने चूज़ करा है प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड का और सारे अपने पार्ट्स का, वो सब उनके अंदर बॉटल नेकिंग होगी या नहीं होगी। तो अपने आप आपको वेबसाइट जो है फाइनली जो है वार्न कर देगी जब आपने सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करके ओके करोगे उसके अंदर। तो अगर आपके पार्ट्स में किसी में बॉटल नेकिंग होगी तो वो वेबसाइट आपको वार्न कर देगी, और अगर नहीं होगी, सब कंपेटेबल हैं एक दूसरे से, तो वेबसाइट आपको डन कर देगी, ओके दिखा देगी कि ये सारे कंपेटेबल हैं, आप ये पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हो उन सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके असेंबल करके। और भाई अगर वेबसाइट भी ना विजिट कर पाओ, ना समझ में आए, तो भैया हम किस लिए बैठे हैं, हमें ना इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ लो भैया ये पार्ट में चूज कर रहा हूँ, कंपेटेबल है या नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही पूछते हो हमसे, जो है बिल्कुल ही बेसिक से हमें भाई बता दो इतने का पीसी बिल्ड करना है, तो भैया बता रखा है कि जो अगर पर्सनल अगर कंसल्टेशन चाहिए ना तो उसकी भैया छोटी सी फीस लेते हैं हम, 300 रुपये, मात्र 300 रुपये। एक जनरल फिजिशियन भी 600-700 रुपये लेता है आजकल, उसकी आधी फीस लेते हैं हम। तो आपको बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस चाहिए लैपटॉप या पीसी बिल्ड करने के अंदर, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता कौन सा पार्ट पिक करें या नहीं, तो ये छोटी सी फीस आप दोगे, पूरा बताएंगे। आप जितना पूछना है पूछो, आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके। हाँ, पहले ही से सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको छोटी मोटी कुछ चीज़ें पूछनी है तो वो तो यार बता ही देते हैं। और ये भी छोड़ो यार, अपना लाइव Q&A सेशन जो करते हैं, Q&A सेशन के अंदर यार सब चीज़ बता देते हैं मुफ्त में, मतलब और क्या चाहिए यार, बच्चे की जान लो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, मदरबोर्ड चूज करने के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सस्ता मदरबोर्ड उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने
i9 जैसा प्रोसेसर भी जो है ना H सीरीज के जो एंट्री लेवल के मदरबोर्ड होते हैं इंटेल के लिए, लाइक जो प्रेजेंटली अभी चल रहा है H610 का मदरबोर्ड, और उससे पहले चल रहा था H510 का मदरबोर्ड। तो H510 जैसे मदरबोर्ड के ऊपर मैंने कोर i9 जैसे प्रोसेसर को चलाते हुए देखा है लोगों को। मतलब इतना बजट खर्च कर रहे हो आप, 50-60 हज़ार रुपए का प्रोसेसर ले रहे हो, वहाँ पे यार थोड़े और पैसे डाल के Z सीरीज का नहीं उठा रहे तो कम से कम B सीरीज का तो उठा लो यार, जहाँ पे थोड़ी आपको VRAM वगैरह थोड़ी और बेटर मिल जाएगी और थोड़े जाहिर सी बात है फीचर्स भी मिल जाएंगे ज्यादा। तो भाई इतनी कंजूसी मत करना किसी मदरबोर्ड लेने के अंदर जहाँ पे आप अच्छा खासा बजट जो है अपना, अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हो आप अपना प्रोसेसर के ऊपर, अपने ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, अपनी रैम्स के ऊपर, SSDs के ऊपर और बाकी सारे पार्ट्स के ऊपर, और वहाँ पे आप मदरबोर्ड जो है एकदम चीप से चीप उठा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका चीप जो मदरबोर्ड है वो काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे जहाँ पे आपकी प्रोसेसर की ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। ज्यादा कैसे हो, लाइक आपका प्रोसेसर जो है उसको अच्छी रैम चाहिए हो उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलने के लिए, तो वहाँ पे वो अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी भी नहीं पहुंचेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा डाउन आएगा, जाने की कोशिश करेगा बूस्ट मारने की कोशिश करेगी, फ्रिक्वेंसी डाउन आएगी। और ओवरक्लॉकिंग तो खैर होती ही नहीं है एंट्री लेवल मदरबोर्ड पे इंटेल के अंदर और ना AMD के अंदर, लेकिन टर्बो बूस्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी ड्यू टू लो एंड VRMs। उसके साथ ही ग्राफिक्स कार्ड के ले लो तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हमारे लाइक नए RTX 3000 सीरीज के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया के, और AMD के भी जितने भी 6000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है लेटेस्ट, वो सारे अपनी फुल परफॉर्मेंस देने के लिए PCI Express 4.0 को सपोर्ट करते हैं। और लो एंड के मोस्ट ऑफ द जितने भी मदरबोर्ड्स हैं इंटेल के हो चाहे वो AMD का हो, उन सब के अंदर आपको जो है PCI वर्जन 3.0 देखने को मिलेगा। तो आपका ग्राफिक्स कार्ड भी फुल परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देगा। तो आप समझ में आ गई ना बात कि एक अच्छा मदरबोर्ड जहाँ पे आप अच्छे हैवी पार्ट्स यूज करने वाले हो, उसमें भी आपको अच्छा मदरबोर्ड यूज करना है। अब ऐसा भी नहीं कि आप उठा लो बिल्कुल 40-45 हज़ार रुपए का मदरबोर्ड जाके, हाँ एक डिसेंट मदरबोर्ड यूज करो। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ मैं, एक बंदा लाइक i7 प्रोसेसर यूज करने वाला है इंटेल का, या Ryzen 7 प्रोसेसर यूज करने वाला है AMD का, तो इंटेल के अंदर वो B सीरीज का कोई अच्छा मदरबोर्ड चूज कर सकता है। लाइक प्रेजेंट 12th जनरेशन को ले लें हम इंटेल की, तो वहाँ पे जो है B660 चिपसेट सीरीज का मदरबोर्ड, कोई भी अच्छा मदरबोर्ड जो है जिसमें VRM वगैरह अच्छी हो तो वो चूज कर सकता है इंस्टेड ऑफ H610 मदरबोर्ड। और अगर हम Ryzen 5000 सीरीज की बात कर ले, लाइक हमारा Ryzen 7 5800X हो गया, तो ऐसे मदरबोर्ड के साथ में आप कम से कम B550 चिपसेट सीरीज के मदरबोर्ड यूज कर सकते हो, या थोड़ा और बजट इंक्रीज कर लो तो X570 के भी यूज कर सकते हो। अब X570 AMD में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि X570 भी अच्छे मतलब सही रेंज में मिल जाते हैं, आपको 15-16 हज़ार में एक अच्छा X570 मिल जाएगा। लेकिन इंटेल वाले जो है ना, वो जो अच्छा मदरबोर्ड जो है वो थोड़ा महंगा ही मिलता है Z सीरीज के अंदर, तो इसलिए मैं Z सीरीज इंटेल वाले के अंदर मैंने नहीं गिनाई आप लोगों को। और ओवरऑल वरना जैसे कि मैंने आपको पहले अभी वेबसाइट बताई थी, PC पार्ट पिकर टाइप जैसी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना डालोगे तो वो दिखाई देगा भैया का मदरबोर्ड जो है थोड़ा सा बढ़ा लो और थोड़ा सा बेटर कर लो, जहाँ पे आप i7 i9 जैसे प्रोसेसर चूज कर रहे हो, RTX 3000 सीरीज का 3060 3070 जैसे ग्राफिक्स कार्ड यूज करने जा रहे हो अगर। और लोग जो होते हैं ना मदरबोर्ड, इवन मैंने भी ऐसा भी देखा है, मदरबोर्ड वगैरह को लो एंड ले लेंगे लेकिन लुक्स के ऊपर वो नहीं करते कंप्रोमाइज, लुक्स पूरे चाहिए। मतलब RGB के फैंस ले लेंगे महंगा कैबिनेट उठा लेंगे बेहतरीन सा 5-6-7 हज़ार तक का, लेकिन मदरबोर्ड लेंगे वही आपका 4-5 हज़ार वाला। तो भैया लुक्स से जो है परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज मत करो कभी भी, आप परफॉर्मेंस हमेशा पहले रखो अपनी। लुक्स तो समझ लो आप बाद में भी कभी भी अपग्रेड कर सकते हो यार, लेकिन जो पार्ट्स आप खरीद लोगे परफॉर्मेंस वाले जो है वो थोड़ी फॉरन खरीद लोगे, वो महंगे पार्ट्स आते हैं। बाद में तो पंखे वंखे आप कभी भी 1500-600 रुपए के कभी भी लेके लगा सकते हो, RGB कभी भी स्ट्रिप्स वगैरह लगा सकते हो अपनी। कैबिनेट भी आप इतना महंगा कोई ऐसा नहीं आता, अच्छा कैबिनेट कभी भी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन लुक से परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज मत करना, परफॉर्मेंस हमेशा प्रायर रखना, उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर जो है आप लुक्स को रखना। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों एयर फ्लो को लेकर के। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं मिस्टेक कि एयर फ्लो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, सब चीज़ें अच्छी लगा ली, बेहतरीन पार्ट्स खरीद लिए, सारे PC असेंबल हो गए, तैयार हो गया, वाह भैया मज़ा आ गया, ये चमकता हुआ बेहतरीन PC जगमगाता हुआ बिल्कुल। और दोस्त भी आगे पूछ रहे हैं भाई साहब क्या धांसू PC बनाया है, और भाई किससे बनवाया, कहाँ से बनवाया, टेक टू बूम से हमने बनवाया था, तो फाज भाई को कॉन्टेक्ट करो, वो तुम्हें भी ऐसे PC बना करके देंगे। तो भाई PC हम बिल्कुल बना करके देंगे, हम जो बना के देंगे उनमें ये मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल एक ही चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होगी उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है जो लोग PC खुद असेंबल करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एयर फ्लो को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, एयर फ्लो को इग्नोर कर देते हैं। क्या करेंगे, पीछे जो है बैक साइड पे एक पंखा लगा देंगे, या कैबिनेट के साथ ही मोस्टली आजकल लगे हुए आते हैं बैक साइड पे, रियर में 120 mm के फैन मिल जाते हैं। अगर एक 2,500-3 हज़ार का अगर आप कैबिनेट ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कैबिनेट्स में मिल जाता है, तो बस वही एक फैन लगा होगा, बाकी कुछ नहीं, सब बंदे बिल्कुल खिड़कियां बंद, सील्ड, और PC चल रहा है, ओवर हीट हो रहा है। तो भैया टेम्परेचर देख रहे हैं भैया कितने आ रहे हैं, 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है गेमिंग के अंदर।
पीसी बिल्ड करने के बाद जो है ना उसकी कूलिंग का जरूर ध्यान रखो आप, उसके पार्ट जो है कूल रहे, और कूलिंग में जो है एयर फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैबिनेट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखें, एक जो बैक वाला फैन है वो तो आउट के लिए रखें आप, जो हवा को बाहर निकालेगा पीछे से ही कैबिनेट के। उसके अलावा फ्रंट पे भी आपके एक या कम से कम 2 फैन तो हो जहां से एयर इनटेक पीसी को मिले, ताकि फ्रेश एयर अंदर आएगी, कूल एयर जो होगी वो अंदर आएगी और पीछे से गर्म हवा बाहर निकलेगी। तो एयर फ्लो हमेशा मोस्टली ये रखें, फ्रंट से जो है एयर इनटेक रखें और बैक साइड से कैबिनेट की एयर आउटलेट रखें। हालांकि टॉप से भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एयर आउटलेट या एयर इनटेक का तो टॉप से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप AIO कूलर वगैरह यूज नहीं कर रहे हो जहां पे आपको अलग से ऊपर लगाना पड़ रहा है अपना AIO कूलर रेडिएटर वगैरह, तो आप टॉप से भी एयर इनटेक ले सकते हो। एक फैन लगा दो सफिशिएंट है टॉप के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती आपके एरिया में, आपके कमरे में नहीं आती, तो एक टॉप से भी आप एयर इनटेक के लिए फैन लगा सकते हो या एयर आउटलेट के लिए भी आप फैन लगा सकते हो। लेकिन फ्रंट और बैक पे हमेशा यही रखो, बैक से एयर आउटलेट रखो और फ्रंट से जो है कैबिनेट के एयर इनटेक रखो, और टॉप से अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, एयर आउटलेट रख सकते हो या फिर एयर इनटेक रख सकते हो। तो प्रॉपर एयर फ्लो मेंटेन जरूर करके रखें अपने कैबिनेट के अंदर, जिससे आपके पीसी के जो पार्ट्स हैं, खासतौर पे आपका प्रोसेसर और आपका ग्राफिक्स कार्ड जो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो ये ज्यादा गर्म भी नहीं होंगे और इनकी गर्मी की वजह से और भी पार्ट्स लाइक का हार्ड ड्राइव, रैम, SSDs वगैरह वो भी ज्यादा हीटअप नहीं होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट भी हमारे तीसरे पॉइंट से रिलेट करता है कूलिंग के ऊपर। कूलिंग के अंदर यहाँ पे बात है आपका कस्टम कूलर चूज करने की। बहुत सारे लोग जो हैं जो प्रोसेसर आते हैं उनको ओवरक्लॉक करते हैं, और उनको बहुत सारे लोग मतलब ये ध्यान नहीं देते कि ओवरक्लॉक करने के लिए कस्टम कूलर लगाना मैंडेटरी है, जरूरी है एक अच्छा कस्टम कूलर। वो लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक कूलर होता है उसी पे ओवरक्लॉकिंग टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कई बार उनके जो सॉकेट होता है मदरबोर्ड का वो फूक जाता है, या प्रोसेसर जो है उनका वो उड़ जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो आसपास के कैपेसिटर्स और चोक्स वगैरह जो लगी होती हैं तो उनको जो है हर्ट होता है, तो उनमें से कई बार उनके खराब होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़े जाते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है वो उनकी चोक या उनकी जो कैपेसिटर वगैरह होते हैं वो उनमें से कोई ना कोई खराब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप अपने CPU को ओवरक्लॉक करने वाले हो तो एक अच्छा कस्टम एयर कूलर यूज करो या फिर एक अच्छा कस्टम AIO कूलर जरूर से यूज करो। वाटर कूलिंग तो खैर आप भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, ये वो एक अलग लेवल की चीज होती है, वरना AIO कूलर आपको ज्यादा से ज्यादा एक लिक्विड कूलिंग भी चाहिए अच्छी, तो AIO कूलर आप ट्रिपल फैन वाला ले लो, 360 mm रेडिएटर वाला, वो एकदम मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो मैं कुछ अच्छे कस्टम कूलर्स के लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप में से किसी को खरीदना हो तो आप जाके चेक कर लेना। तो कस्टम कूलर जो है अगर आप फॉरन ओवरक्लॉकिंग करने वाले हो, स्टार्टिंग से ही अपने पीसी बिल्ड में ओवरक्लॉक करके चलाना है, तो आप फॉरन खरीद सकते हो एयर कूलर एक अच्छा कस्टम या फिर एक कस्टम AIO कूलर, और अगर आप चाहो तो उसे लेटर भी अपग्रेड कर सकते हो, शुरू में बिना ओवरक्लॉक करे हुए चलाओ नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, और बाद में कभी भी आप एक अच्छे कस्टम CPU कूलर के ऊपर आप स्विच कर सकते हो। अब वहीं आप कहोगे ग्राफिक्स कार्ड की कूलिंग, तो भाई ग्राफिक्स कार्ड में बता दूं ना, प्रेजेंटली जो 3000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं एनवीडिया के, और इवन AMD के भी जो ग्राफिक्स कार्ड है 6000 सीरीज के, तो वो इतना ज्यादा हीट अप नहीं करते, खासतौर पे एनवीडिया के लोग ज्यादा लेते हैं मोस्टली गेमिंग के लिए। प्रेजेंटली जो ग्राफिक्स कार्ड है ना वो रियली जो है ना बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हीट भी जनरेशन भी कम होती है, और उनमें मतलब कस्टम कूलिंग की जरूरत है ही नहीं। मैं कहूं सही बात तो प्रैक्टिकली अगर हाईएस्ट से हाई आपका टेम्परेचर जाता है ना, जो प्रेजेंट आपके ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया के 3000 सीरीज के, तो उनमें मोस्टली जब टेम्परेचर देखा है 70 डिग्री तक छूते हुए देखा है, 70-72 डिग्री, वो भी बहुत हाई लोड्स के ऊपर, जहाँ पे 80-90% लोड जाता है ग्राफिक्स कार्ड पे। और ट्रिपल फैन के कुछ अच्छी कूलिंग वाले अगर आपने ले रखे हैं ग्राफिक्स कार्ड, तो भाई 65 डिग्री जो है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा, आप कितनी भी हैवी गेमिंग कर लो उसके ऊपर। 70 डिग्री 70 डिग्री या 75 डिग्री से ऊपर जाने का ही नहीं है, और 75 डिग्री जहाँ पे आपको बहुत हाई लोड्स के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड चल रहा हो, कोई बुरा टेम्परेचर नहीं है, बहुत आसान है। ज्यादा आप हाई टेम्परेचर पे गेमिंग कितनी देर करोगे, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोसेसर के अंदर एक अच्छे कस्टम कूलर की जरूरत जरूर पड़ेगी, जहाँ पे आप उसे ओवरक्लॉक करके उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस निकालने वाले हो। तो भाई कस्टम कूलर चूज करने में भी कंजूसी मत करना, उसमें भी देख थोड़ा कायदे का ले लेना, 200-400 रुपए ज्यादा का मिल रहा हो ना एक अच्छा कूलर, तो आप उसको चूज कर लेना, कंजूसी मत करना ज्यादा। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है, वो है आपका पावर सप्लाई चूज करने के अंदर। अब दोस्तों लोग जो है बहुत अच्छे पार्ट चूज कर लेते हैं, फैंसी पार्ट्स भी चूज कर लेते हैं, कलर मैचिंग भी कर लेते हैं, पूरा व्हाइट है तो हर एक चीज व्हाइट होगी, स्क्रू भी व्हाइट होंगे, स्क्रू तक को भी पेंट मार के व्हाइट कर देते हैं। लेकिन पावर सप्लाई जो होती है उस पर ध्यान जो है उनका इतना नहीं जाता। पावर सप्लाई क्या करेंगे भैया, पावर सप्लाई उठा लो चीप वाली। और चीप के अंदर मैं बताऊं, पावर सप्लाई का ऐसा मसला है, रियली मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल लेवल पे, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, मतलब पावर सप्लाई से कोई पता ही नहीं होता। प्रोसेसर लेना है हमें बेहतरीन, भैया दुकान वाले के पास जाएंगे पीसी बिल्ड कराने के लिए, i5 प्रोसेसर चाहिए। अब जनरेशन पता है उन्हें नहीं पता, वो भी नहीं पता होती कई बार, तो i5 प्रोसेसर दे दो हमें बेहतरीन सा, 16 GB रैम लगा देना, नहीं तो 32 GB भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और बेहतरीन सी लगा दो, वो हमने सुनी है ना वो लंबी वाली SSD आती है, या फिर इतना भी नहीं पता होता तो वो SSD चल रही है आजकल, वही लगा दो, तो वो NVMe के दाम में साटा भी पकड़ा देते हैं कई बार तो लोगों को, तो भाई SSD लगा दी है, बेहतरीन मक्खन चलेगा आपका।
आपका पीसी जो है, और ये फलाना फलाना, ये पार्ट्स, वो पार्ट्स, ये पार्ट्स, और बस ये चीज़ और बात खत्म हो गई, पीसी बिल्ड हो गया उनका। ये वो देखते ही नहीं है कि पावर सप्लाई उसने कौन सी लगाई है पीसी बिल्ड करने के अंदर, और उनके पीसी के पार्ट्स का जो है क्या काम तमाम होने वाला है आगे। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम, कौन फिरकी ले रहा है। सो गाइस, पावर सप्लाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है आपके सारे पीसी पार्ट्स को चलाने में। अगर आपने अच्छी पावर सप्लाई नहीं ले रखी है अपने पीसी के अंदर, और एक कंपेटेबल जितनी रिक्वायरमेंट है सारे ही पार्ट्स को मिला करके जितना टोटल वो पावर कंजम्पशन करने वाले हैं, उतनी कंपेटेबल अगर पावर सप्लाई जो है आपने नहीं ले रखी, नहीं लगा रखी, तो समझ लीजिए आपके सारे पीसी पार्ट जो है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, वो सब रिस्क के अंदर चल रहे हैं, और उनमें से कोई भी कभी भी उड़ सकता है। उड़ने का मतलब हवा वाला उड़ने वाला नहीं, मतलब फूक जाएगा, वो खराब हो जाएगा। कोई चिड़िया थोड़ी है ना कि निकल के भाग जाएगा बाहर, चील वील बन के उड़ जाएगा। इतने तो समझदार हो ना आप लोग, हाँ हो ना आप। तो गाइस, पावर सप्लाई भी जो है ना, आप जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, वहाँ पे जो आप डालोगे अपनी पावर सप्लाई जो भी है, 400 वाट, 450 वाट, 500 वाट जो भी है, तो वेबसाइट आपको जो है वो दिखा देगी कि इनकम्पेटेबल है आपकी पावर सप्लाई या फिर कंपेटेबल है, जो भी पार्ट्स आपने चूज करें उनके हिसाब से। और ब्रांडेड पावर सप्लाई लगाओ जब भी अपने पीसी के अंदर लगाओ, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड हो। आप जब डिब्बा लोगे ना, मैं एक दिखा देता हूँ आपको, तो कुछ ऐसे करके लिखा होगा डिब्बे पे, जैसे कि ये 550 वाट की सप्लाई है, एंटेक की एटम मॉडल जो है, और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, 80 ब्रोंज लिखा हुआ है। तो ये जो 80 ब्रोंज जो होता है ना, तो ये ऐसे आपके डिब्बे पे कहीं नहीं लिखा होगा, या ब्रोंज ना लिखा हो तो 80+ तो जरूर लिखा होगा। तो भाई इस तरह से डिब्बे पे पावर सप्लाई के देख लेना। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, इतनी डीप नॉलेज ना हो, तो बस ये देख लेना कि 80+ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है तो 80+ देख लेना, 80+ ब्रोंज लिखा हो या 80+ लिखा होगा, तो मतलब समझ जाना कि जो है सही है, मामला ठीक ठाक है, ले सकते हैं इसको। अब उसमें भी जो है ब्रांड जो है देख के ले लेना, लाइक आपकी कॉर्सर हो गई, कूलर मास्टर हो गई, इनकी जो है बेस्ट पावर सप्लाईज है इंडिया के अंदर जो आती हैं। इसके अलावा आप ले सकते हो, जैसे ये हो गई एंटेक की हो गई पावर सप्लाई ले सकते हो आप, या फिर आंट स्पोर्ट्स की पावर सप्लाई आ रही है। तो इन चारों में से आप कोई भी ब्रांड की पावर सप्लाई ले सकते हो आप। और इसके अलावा और 2-3 ब्रांड्स और हैं जिनकी पावर सप्लाई आ रही है, तो उनमें भी आप दे सकते हो। बस ये चीज का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया कि कम से कम ये मिनिमम है। इसके अलावा 80+ गोल्ड भी आती है, जो कि फिर महंगी पावर सप्लाई होती है ज़्यादा, उनके अंदर वो आ जाती है, मॉड्यूलर वगैरह आती है। और उसके अलावा फिर ऊपर 80+ प्लेटिनम भी आती हैं, वो बहुत हाई एंड जो आती हैं पावर सप्लाईज महंगी वाली, तो वो फिर वो प्लेटिनम वाली आती है, 80+ प्लेटिनम होता है। तो 80+ गोल्ड, 80+ प्लेटिनम तक आपको नहीं जाना, आपके लिए 80+ ब्रोंज सफिशिएंट है पावर सप्लाई। तो 80+ ब्रोंज वाली भी जो है ब्रांडेड लेना, जो मैंने ब्रांडेड बताई, कॉर्सर हो गई, कूलर मास्टर हो गई, एंटेक हो गई, आपकी आंट स्पोर्ट्स हो गई, और ब्रांड के कुछ के नाम मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनमें आप देख लेना, तो उनमें से आप चूज कर लेना। और फिर वोल्टेज जो है, सेकेंडली वोल्टेज का जरूर ध्यान रखना, यानी आपके सारे कंपोनेंट्स मिला के अगर मान लो 300 वाट लेने वाले हैं सारा पावर कंजप्शन, तो पावर सप्लाई थोड़ी ज्यादा का ही लेना। ये नहीं कि 400 वाट हो रहा तो 450 वाट की उठा ली, 400 वाट ही उठा ला है ढूंढ ढांड के भैया ये चल जाएगी, हमारे पूरी रिक्वायरमेंट तो कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज होती है, बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी वाले अगर कोई बंदा इंजीनियर तो जानता होगा, जर्क लोड होता है। आपने कभी भी देखा हो पीसी ऑन करो तो एक जर्क लेता है, कभी ये चीज बहुत अच्छे से पता चलती है रेफ्रिजरेटर्स और एसी के अंदर। जब आपने कभी एसी ऑन किया होगा तो कट से आपका जो स्टेबलाइजर होता है एसी का, वो कट से एकदम सुई जाती है ऊपर और नीचे आती है, तो जर्क लोड कहलाता है। लोड जो होता है एसी मान लो अगर 1800 वाट का है, तो वो जब ऑन होता है ना, तो ऊपर लेता है 2000 वाट तक या 2100 वाट तक लोड लेता है, और फिर एकदम से नीचे आता है, फिर वो अपने वोल्टेज के ऊपर जितना उस पर चलना है। तो इसी तरह से पीसीबी जो होते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट, वो एक जर्क लोड लेते हैं अपने अपने लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसलिए हमेशा पावर सप्लाई जो है ज्यादा रखनी चाहिए, जहाँ पे जब आपका पीसी ऑन हो तो वो जर्क लोड जो ले अपना, तो आपकी पावर सप्लाई पे कोई जहनी बुरा असर ना पड़े। मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, जहनी बुरा असर फूक ना जाए, वो खराब ना हो जाए उसके कैपेसिटर वगैरह जो है। तो यानी अगर 300 वाट का लोड है तो कम से कम 450 वाट की पावर सप्लाई लो। 400-450 वाट का लोड आने वाला है आपके सारे कंपोनेंट्स का मिला के, तो कम से कम गिर के 550 या हो सके तो 650 वाट की लो तो और भी अच्छा है। और उससे एक फायदा ये भी होगा जर्क लोड के अलावा कि आपके अगर आगे आपको और भी कोई कंपोनेंट ऐड करना है उसके अंदर, तो उसके लिए कैपेसिटी होगी पावर सप्लाई के पास में, उसको हैंडल करने के लिए, उसको करंट पहुंचाने के लिए आराम से। तो पावर सप्लाई का पॉइंट क्लियर हो गया आपका। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलो चलो चलो। तो ये जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, ये मामला है प्री बिल्ड पीसीज का। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं प्रेफर करते हैं प्री बिल्ड पीसीज, लाइक डेल के आते हैं, एचपी के आते हैं और लेनोवो की भी आते हैं। मोस्टली डेल और एचपी के ज्यादा बिकते हैं जो मैंने देखे हैं, प्री बिल्ड पीसीज लोग लेते हैं। ऑफिसेज वगैरह में भी यूज होता है और बहुत सारे लोग होम यूज के लिए भी ले लेते हैं प्री बिल्ड पीसीज, जिनको इतना माथापच्ची नहीं करनी होती। भैया प्री बिल्ड पीसी उठा लो, स्पेक्स देख ली उन्होंने, सही है, डेल का उठा लो, ये पीसी डेल की मशीन मंगा दो, एचपी की मंगा दो, लेनोवो या जो भी है आप मंगा दो प्री बिल्ड पीसी। और इंडिया में तो इतना अभी चलन नहीं है प्री बिल्ड पीसीज का। प्री बिल्ड पीसी
पीसीज जो ब्रांड के होते हैं वो बाहर और भी कंपनीज के आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं गेमिंग पीसीज भी। इंडिया में अभी वो चीज़ नहीं आई है। इंडिया में ये है कि हाँ प्री बिल्ड कस्टम पीसीज मिल जाते हैं, तो वो भी समझ लो एक तरह के प्री बिल्ड होते हैं। तो प्री बिल्ड पीसीज जब भी आप लो उसके अंदर भी आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो कि अभी तक 1 से लेकर 5 तक गिना है। अच्छा, कि ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं। और पावर सप्लाई ब्रांडेड लगी हुई है। वैसे पावर सप्लाई तो कंपनी जो होती है लगा के देती है सफिशिएंट, लेकिन फिर भी चेक करने में कोई बुराई नहीं है। और प्री बिल्ड पीसी जो भी ले रहा हो उसमें ये ध्यान रखो, रैम के अंदर अक्सर मसला क्या होता है, रैम को खासतौर पर लेके प्री बिल्ड पीसी में क्या करते हैं, मान लो आप 8 GB की रैम ले रहे हो पीसी के अंदर अपने, तो वो लोग क्या करते हैं 4 GB की 2 स्टिक्स लगा देते हैं। अब क्या होगा, अगर आप वो प्री बिल्ड जो पीसी है उसके अंदर अगर मदरबोर्ड ऐसा लगा हुआ है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट से लगाने के लिए, तो वो दोनों रैम स्लॉट जो होंगी वो दोनों रैम स्लॉट्स पे 4 GB की रैम्स लगी होंगी, यानी दोनों घिरी हुई होंगी। तो अगर आपको कभी आगे फ्यूचर में अगर रैम अपग्रेड करनी है तो उसमें क्या फिर करना होगा, एक 4 GB की रैम आपको निकालनी होगी और फिर उसमें आपको दूसरी रैम लगानी होगी आपको अपग्रेड करने के लिए 8 GB या 16 GB या जितनी भी आप अपग्रेड करने वाले हो। उससे क्या होगा, आपकी वो जो 4 GB रैम निकाल ली वो बेकार चली गई आपकी, वो पड़ी रहेगी। तो इसलिए ये चीज चेक कर लेना हमेशा, अगर आप जितनी रैम ले रहे हो वो सिंगल स्लॉट के अंदर हो। अगर आपका इरादा है आगे अपग्रेड करने का, अगर इरादा है ही नहीं अपग्रेड करने का, बस जिंदगी भर आपको लेके उतनी ही रैम पे चलाना है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा इरादा है कि भैया 1-2 साल बाद आप जो है अपग्रेड करोगे रैम को, तो ये जरूर चेक कर लो उसमें रैम जो है स्लॉट खाली मिल रही है नहीं मिल रही है आपको उसके मदरबोर्ड में, आपका प्री बिल्ड पीसी जो है। तो रैम के अंदर ये अक्सर मसले होते हैं और ये चीज लैपटॉप्स में भी देखने को मिलती है, क्योंकि लैपटॉप जो होते हैं जाहिर सी बात है कौन खोल के देख रहा है, उतना मेंशन भी नहीं करा होता। कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं कि इतना ज्यादा डिटेल में रैम के बारे में मेंशन भी नहीं करते हैं कि एक स्लॉट में रैम लगी हुई है, डबल स्लॉट्स के अंदर रैम लगी हुई है। 4 GB या 16 GB का मामला है, 16 GB की एक रैम लगा रखी है, 8 GB की 2 लगा रखी है। वैसे 8 GB की मोस्टली जो है बता देती है कंपनी, लेकिन 8 GB जहाँ सिंगल होती है ना वहाँ पे अक्सर छुपा जाती है। प्रेजेंटली जो मार्केट से डेली चल रहा है उसमें मैं बता रहा हूँ मैं। तो रैम का इस तरह से प्री बिल्ड पीसीज के अंदर आप अपने जरूर ध्यान रखिए। और प्री बिल्ड पीसीज के अंदर एक जो कॉन होता है वो ये होता है कि प्री बिल्ड जो पीसी होता है ना आपका, उसमें पूरे आपके प्री बिल्ड पीसी की एक ही वारंटी मिलती है, यानी जो आपका पूरा पीसी लिया उसकी आपको कंपनी दे देगी 1 साल की वारंटी है या 1.5 साल या 2 साल की वारंटी है। उस पर हर एक पार्ट्स पे सेपरेट वारंटी नहीं होती। ये नुकसान मिल जाता है, लाइक आपके प्रोसेसर पे 3 साल की वारंटी आती है। अगर आप एक कस्टम पीसी बिल्ड करते हो तो उसमें प्रोसेसर पे मिलती है 3 साल की वारंटी, इंटेल और AMD दोनों ही के प्रोसेसर की। पर हार्ड ड्राइव पे भी मिल जाती है 1 साल से लेकर के 3 साल तक की वारंटी, डिपेंडिंग फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। रैम्स पे तो समझ लो लाइफ टाइम वारंटी आती है, 10-10 साल की वारंटी मिलती है। SSDs वगैरह पे भी आपको 3 साल की आराम से वारंटी मिलती है, मदरबोर्ड्स पे 3 साल की। तो इस तरीके से आपको कस्टम पीसी बिल्ड करने में ज्यादा फायदा रहता है कि हर एक पार्ट पे अलग अलग आपको वारंटी मिल जाती है। वहीं आपको एक जो आपका पीसी है, अगर मान लो उसके अंदर 1 ही साल की वारंटी मिली प्री बिल्ड पीसी के अंदर, तो वो उसमें मान लो अगर कोई पार्ट ठुका और 1 साल हो चुका है तो समझ लिए पूरा खत्म, वारंटी खत्म, अब आप कुछ नहीं कर सकते, नया पड़वाओ उसमें आप नया खरीद के। तो प्री बिल्ड पीसी का एक ये बड़ा कौन ये रहता है उसके अंदर। मतलब प्री बिल्ड पीसी भी ऐसा नहीं है मतलब बुरे नहीं रहते, लेकिन हाँ कस्टम ऑफकोर्स कस्टम, अपनी चॉइस अपनी मर्जी, जो पार्ट लगवाना है लगवाओ और पूरी वारंटी पाओ, पूरे मजे उठाओ। सो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स, 6 पॉइंट जो कि लगे मुझे आप लोगों को बताना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसी बिल्ड करने के अंदर। जो लोग, बहुत सारे लोग आप करते हो पीसी बिल्ड, थैंक पापा थैंक। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। और जो लोग हमसे करवाते हो पीसी बिल्ड तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस अपना बता दिया इतने का पीसी बनवाना है, ये चीज़ रहनी चाहिए, ये हमें काम करना है, बाकी चीज़ हम देख लेंगे, हम काहे को बैठे हुए हैं। तो कोई भी अगर हमारे थ्रू पीसी बिल्ड करवाना चाहता हो तो हम इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर पर्सनल गाइडेंस लेनी है किसी को तो उसके लिए भैया बता दिए वीडियो को स्टार्टिंग में फीस। पर्सनल कंसल्टिंग के लिए जो है 300 रुपये फीस है हमारी। पीसी बिल्ड करवाना है बिल्कुल करा देंगे हम आपका। और फ्री की एडवाइस चाहिए तो भैया ज्वाइन कर लिया करो Q&A सेशन में, वहाँ पे पूछ लिया करो। सैटरडे लाइव Q&A सेशन होता है। अभी तो 4 बजे तक कर रहे थे, लेकिन अभी इस हफ्ते में टाइम डिसाइड कर लेंगे आप लोगों से ही पूछ के कि भैया क्या टाइम रखें, क्योंकि 4 बजे हुए ना इस बार गेम ही खेलते रहे थे, लाइव में बहुत ही कम लोग आए थे Q&A के अंदर। तो फ्री में वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप 300 रुपये नहीं देना चाहते, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप 300 रुपये पे कर सकते हो। थोड़ा भैया हमारा भी भला भला हो जाता है, बर्गर कोल्ड ड्रिंक हम भी खा लेंगे मैकडोनल्ड की, और बस थोड़े से मजे हम भी कर लेंगे। सो वेल गाइस, वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करिए जल्दी से, वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है यार आपके भाई को आपके लिए ऑसम वीडियोस बनाने की। और लाइक नहीं होता ना तो फिर यार अंदर से मजा नहीं आता आगे और भी वीडियोस बनाने में। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और चैनल के ऊपर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आया हो, इंटरेस्ट रखता हो अपने पीसी लैपटॉप गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ही समाप्त, मिलेंगे जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।